एक इलाका जिसकी पहचान था एक ब्रिज, नाम मोरबी ब्रिज, जिसे सरकार की तरफ से हेरिटेज घोषित कर दिया गया था। यानी इस पुल की गिनती उन चुनिंदा बचे हुए हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर में की जाती थी जिसे देखकर आज से करीब 200 साल पुराने भारत की तस्वीर आपके सामने आ जाए। लेकिन कुछ समय से बंद इस पुल को एक कंपनी सरकार के कहने पर रेनोवेट करती है और आगे के 15 साल के लिए इस पुल पर टिकट लगाकर इसे हेरिटेज को संभालने की जिम्मेदारी ले लेती है और उसकी जिम्मेदारी के नाम पर इस पुल को लोगों के लिए खोल भी दिया जाता है। 5 दिन बीतते हैं और पुल पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है और कंपनी तय दाम से मनमाने दाम पर टिकट बेचकर सबको एक साथ पुल पर जाने की परमिशन दे देती है। लोगों को 15 रुपए की जगह 50 रुपए देने में कोई अर्ज नहीं होता, क्योंकि उन्हें उस पुल पर खड़े होने का मजा लेना था। और ऐसे करते करते कंपनी की मरम्मत और रेगुलेशन को मुंह चढ़ाते हुए पुल 500 लोगों से जब भर जाता है तो वो ऐसे टूटता है कि 1-2 लोग नहीं बल्कि 141 लोगों की जान मच्छू नदी के हवाले हो जाती है। और इस तरह से जो पुल बिना मरम्मत के 143 सालों से जिंदा था वो मरम्मत होने और मजबूत होने के महज 5 दिनों में ही खत्म हो जाता है। ये थी पूरी कहानी मच्छू नदी पर बने मोरबी ब्रिज हादसे की, जिसके टूटने और कोलैप्स होने में किसकी जिम्मेदारी है ये सब जांच का मुद्दा है। लेकिन इस ब्रिज के बारे में इतना कुछ है जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि ये कोई आम पुल नहीं था, बल्कि 1887 के आसपास मोरबी के तत्कालीन राजा वाघजी ठाकुर ने इसे बड़ी शिद्दत से बनाया था। मोरबी पर उनका शासन 1922 तक रहा। जब लकड़ी के इस पुल का निर्माण किया गया तो इसमें यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। लोग बताते हैं कि मोरबी के राजा इस पुल पर से होकर दरबार जाते थे और पुल दरबारगढ़ पैलेस और नजरबाग पैलेस को जोड़ता था। बाद में दरबारगढ़ पैलेस और लगधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच कनेक्टिविटी का सबसे जरूरी मार्ग बना। पहली बार इस हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को तत्कालीन मुंबई गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज को बनाने की सभी जरूरी चीजें इंग्लैंड से आई थी और इस ब्रिज को बनाने में तब 3.5 लाख रुपया खर्चा आया था। तब से लेकर 2001 तक सब ठीक था, लेकिन 2001 में आए भयंकर भूकंप ने इस ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचाया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि तब ये पुल मोरबी की शान माना जाता था। लोग यहाँ पहुंचकर यूरोप की टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस किया करते थे। वहीं अब कैमरे वाले फोन आने के बाद सेल्फी का क्रेज बढ़ता गया। रविवार को लोग घूमने के लिए पुल पर पहुंचे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के समय में ऋषिकेश में गंगा नदी पर बने राम और लक्ष्मण झूला पर लोग तरह तरह की फोटोज खिंचवाते रहते हैं। इन्हीं की तरह ये पुल गुजरात में काफी मशहूर था। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई मोरबी के इलाके में एंटर करता, उसे सस्पेंशन ब्रिज अपनी ओर अट्रैक्ट करता था और नदी के किनारे का वो नजारा लोगों को विक्टोरियन लंदन का एहसास कराता था। इतिहास के बाद जरा आज के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के सस्पेंशन पुल की बात करें कि आखिर बिना खंभों के कैसे ऐसे पुल बना दिए जाते हैं और ये सालों साल चलते हैं। तो आपको बता दें कि नदियों पर या पानी में कई तरह के ब्रिजेस बनाए जाते हैं, जिसमें से एक सस्पेंशन ब्रिज भी शामिल है। सस्पेंशन ब्रिज अक्सर बहाव वाले पानी के ऊपर यानी नदियों पर बनाए जाते हैं। ये ब्रिज केबल के जरिए बनाए जाते हैं। आपने भी देखा होगा नदियों पर कई ब्रिज बने होते हैं जिसमें नदी के दोनों किनारे पर पिलर लगे होते हैं और बाकी पुल केबल के जरिए टिका होता है। इस तरह के ब्रिज में पानी के अंदर कोई भी पिलर या बेस नहीं बनाया जाता है, इसीलिए इसे सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसे ऐसे समझिए कि दरअसल उस दौर में नदियों के जरिए व्यापार पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता था, इसीलिए पिलर वाले पुल ना बनाने का एक ये बड़ा फायदा होता था। और यह ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पानी में सपोर्ट पिलर को बनाना आसान नहीं होता और तो और ये पिलर पानी में ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे में पिलर वाले पुलों की तुलना में सस्पेंशन या हैंगिंग ब्रिज पूरी तरह से अलग होता है। अब अगर ऐसे सस्पेंशन ब्रिज का हल्का सा मैकेनिज्म देखें तो सस्पेंशन ब्रिज में डेक, टावर, टेंशन, फाउंडेशन और केबल सबसे अहम हिस्सा होते हैं। डेक वो हिस्सा होता है जो पुल पर बनी सड़क का आखिरी हिस्सा होता है, यानी कि एंड पॉइंट है ये, जो जमीन या पहाड़ी में घुसा होता है। डेक के आगे टावर लगा होता है जो पुल को बेस देने का काम करते हैं। ये दोनों किनारे पर बने होते हैं। इससे ही पुल का टेंशन दोनों किनारों को जोड़ता है। जिससे ये टेंशन वर्ड से परेशानी हो रही है उसे बता दें कि ये वो तार होता है जो एक टावर से दूसरे टावर से बंधा होता है। इससे ही केबल लगे होते हैं जो पुल की सड़क को टेंशन से बांधे रखते हैं। ऐसे में इन सभी को मिलाकर एक पुल बंद कर बनता है और ऐसा ही कुछ इस पुल के साथ भी था दोस्तों। 233 मीटर लंबे इस पुल में सिर्फ 2 खंभे थे। इन पर से 2 भारी भरकम तार लटकाए गए और फिर इन तारों से पुल के उस हिस्से को लटकाया गया जिन पर लोगों को चलना था। बताते हैं कि यूरोप की अत्याधुनिक तकनीक से इस पुल का निर्माण किया गया था। लोग इस पुल को देखते और हैरत करते क्योंकि इन पुलों के बीच में कोई खंभा नहीं होता था और जो हवा में हौले हौले झूलते भी थे लेकिन कभी भी टूटते नहीं थे।
लेकिन उस दिन लोगों के बढ़ जाने से और एक साथ इतने लोगों के कदम ताल की वजह से इस ब्रिज के टूटने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझें तो आपने कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि किसी भी ब्रिज पर सेना के जवान कदम मिलाकर मार्च नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? इसमें फिजिक्स की रेजोनेंस की थ्योरी काम करती है, लेकिन फिजिक्स ना पढ़ने वाले भी इस पहलू को आसानी से समझ सकते हैं। पहले जान लीजिए कि इंग्लैंड में 1825-26 के समय में सस्पेंशन ब्रिज बनने शुरू हो गए थे। 5 साल बाद ही ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी पुल से होकर गुजरी और ब्रिज ढह गया। सेना ने आदेश जारी किया कि पुल पार करते समय जवान अब मार्च नहीं करेंगे। 1850 में ऐसी घटना फ्रांस में घटी। वहां भी जवान एक सस्पेंशन ब्रिज से होकर गुजरे और पुल टूट गया। बता दें कि इस हादसे में बड़ी संख्या में जवानों की मौत हुई। वजह तलाशी गई और फिजिक्स ने रहस्य खोला। इस एक आम उदाहरण की मदद से समझें तो घड़ी का पेंडुलम तो आपने देखा ही होगा। बराबर समय में रिपीट होने वाली प्रक्रिया पर आपने शायद गौर भी किया हो, यानी वो 1 सेकंड में पूरा चक्कर भी मार लेता है और ऐसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ऐसी हर चीज की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उस चीज को झटका देते हैं तो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, यानी पेंडुलम की तरह इधर से उधर होने लगती है। अब ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि सबका ऑसिलेशन हमें दिखाई दे। इसी तरह सीमेंट या लोहे के बने सस्पेंशन ब्रिज की भी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए जब आप ऐसे किसी ब्रिज पर चलते हैं तो आपको हल्का सा पुल का हिलना भी फील होता है। ये उसकी फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन जब कई लोग एक साथ उस पुल पर चलने लगते हैं तो उनके पैरों की आवाज से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी पुल की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। और यही आती है बात फिजिक्स की कि जब 2 बराबर फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं तो जो ऑसिलेशन अब थोड़ा हो रहा था वो बहुत बढ़ जाएगा और पुल बहुत बार दाएं बाएं हिलने लगेगा। इसे ही रेजोनेंस कहते हैं। और ऐसे में एक सेट लिमिट से ज्यादा हिलने पर ब्रिज का गिरना तय हो जाता है। हालांकि मरम्मत के 5 दिन बाद कोई पुल गिर जाए तो सारा ध्यान उस कंपनी की तरफ ही जाना था जिसने ये काम किया। इसी साल मार्च में मोरबी के ओरेवा ग्रुप को पुल का ठेका दिया गया। ओरेवा ग्रुप को ज्यादातर लोग अजंता घड़ियों के लिए जानते हैं। वैसे कंपनी कैलकुलेटर, सोलर पैनल और ई बाइक्स भी बनाती है। ये कंपनी दिवंगत ओवध जी पटेल ने शुरू की थी। घड़ियों के लिए मशहूर मोरबी में ओधव जी को फादर ऑफ वॉल क्लॉक्स भी कहा जाता है। 2012 में ओधव जी के देहांत के बाद कंपनी उनके बेटे जयसुख ओधव जी के हाथ में आई और उन्हीं के नेतृत्व में कंपनी को मार्च का ठेका मिला था। अब हादसे के बाद इस पुल को मरम्मत करने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप पर कई सवाल उठ रहे हैं। ओरेवा ग्रुप के पास ही मोरबी के केबल ब्रिज की देखभाल की जिम्मेदारी थी। ब्रिज मरम्मत के लिए लगभग 7 महीने से बंद था। इसके बाद हाल ही में 26 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोला गया था। लेकिन हादसे के बाद मोरबी नगर पालिका ने बताया कि कंपनी ने ब्रिज खोलने से पहले प्रशासन से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सफाई, रखरखाव और टिकट कलेक्शन का काम भी प्राइवेट कंपनी को ही करना था। इसके साथ ही टिकट की कीमत का जिक्र भी कॉन्ट्रैक्ट में था। इसके मुताबिक टिकट की कीमत हर साल 2 रुपए बढ़नी थी, यानी पहले साल में टिकट की कीमत 15 रुपए, दूसरे साल में 17 रुपए, तीसरे साल में 19 रुपए। लेकिन ये सिर्फ कहने वाली बात थी, क्योंकि लोगों की भीड़ को अपने पैसों के लिए यूटिलाइज करने वाली इस कंपनी के ऊपर ये भी आरोप लग रहा था कि इनके लोगों ने उस दिन टिकट को 50 रुपए में बेचना शुरू कर दिया था। और ऐसी किसी भी लापरवाही को रोकने के लिए वहां पर कोई प्रशासन का आदमी नहीं था। इस हादसे के बाद से ये बात आने वाले इतिहास में इस ब्रिज के नाम से याद की जाएगी कि लोगों की जान कितनी कीमती है और जरा से कंपनी के फायदे के चक्कर में कैसे करीब 150 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। वैसे इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ ओवर एक्साइटेड लोग इस ब्रिज को जानबूझकर जोर जोर से हिला रहे थे, इसीलिए पुल तेजी से हिलता हुआ नीचे गिर गया। आपको क्या लगता है इस मामले में किसने ज्यादा लापरवाही की, लोगों ने या कंपनी ने? आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।